थे। एक बार फिर हम पुलवामा के बदले वाली खबर पर लौट रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कर्नल एनएस रावत लगातार हमारे साथ बने हुए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जितेंद्र जोशी पूर्व सेना के अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या लगता है अब इसको देखने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से हमने जवाब दिया है, पाकिस्तान अब किस तरह की स्ट्रेटेजी पर काम करेगा? देखिए, पाकिस्तान के पास अब इस बात का कोई विकल्प नहीं है कि उसे हमारे साथ इस डायलॉग में आना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इन अटैक्स को करवा रहा है कश्मीर में। लेकिन पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तमाम हमने मुंबई हमला भी देखा, उसके बाद भी सबूत की बात हुई, सबूत भी दे दिए। उरी के हम देखा, उसके बाद पुलवामा को देखा, तमाम चीजों को हम देख रहे हैं लगातार। पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अब ये स्टांस नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है कि सीधी बात करी जाए। नहीं, बात जितेंद्र जोशी मैं समझना चाहूंगा आपसे, जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, आप सेना में अधिकारी रहे हैं, जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जब दो देशों के बीच किस तरह के वॉर वाली सिचुएशन भी आती है, तो अब जब भारत ने यहां पर इस आसमान से वार करके एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्या पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में आम आदमी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, टेररिस्ट एक्टिविटीज जहां से संचालित हो रही थी वहां पर भारत ने ऑपरेट किया है? नहीं, भारत बहुत सोच समझकर जवाबी कार्रवाई करता है और एक नेशनल लेवल पर डिसीजन लेकर ये कार्रवाई करी गई है। इसको करने से पहले काफ़ी सोचा समझा गया है और उसको बिल्कुल लोकलाइज्ड रखते हुए सर्जिकल स्ट्राइक करी गई है। इस स्ट्राइक को एक सर्जिकल स्ट्राइक ही समझना चाहिए जी। और ये हमारे जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसी में करी गई है। एनएस रावत साहब, क्या जो बात यहां पर सेना के अधिकारी कह रहे हैं जोशी जी, क्या आप उस बात से सहमत हैं? देखिए, हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे जी कि पाकिस्तान का जो एक मॉडस ऑपरेंडी है, उनका मॉडस ऑपरेंडी ये नहीं है कि वो कन्वेंशनल वॉर के लिए जाना चाहते हैं। कन्वेंशनल वॉर में उनको भी एक बहुत बड़ा लॉस होगा। उनके लिए भी अपने देश में उनकी आर्मी को अपना फेस सेविंग कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में जैसे हम जानते हैं कि वहाँ पे जो शॉट्स कॉल करता है वो खाली पाकिस्तान की आर्मी करती है। वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट कितना कर पाती है वो एक स्पेकुलेशन का मुद्दा है। तो उन्होंने डायरेक्ट वॉर ना छेड़ के इस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर करके आतंकवादियों को हमारे देश के अंदर भेज के हमारे अंदर यहाँ पे जितने भी आतंक की अटैक कराते हैं उससे वो एक इमेज ये क्रिएट करना चाहते हैं कि कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, यहाँ पर यहीं के लोग डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई जो है, सच्चाई को सारा विश्व जानता है। हम इसके सबूत सबके सामने दे चुके हैं। इसके बेसिस पे यूएन ने आतंकी संगठनों को बैन किया है। तो पाकिस्तान अपना फेस सेविंग करना चाहता है। वो अपनी एक जो अहमियत है अपने देश के अंदर और विश्व के अंदर उसको बना के रखना चाहता है। नहीं तो लगता क्या आपको उन्होंने पाकिस्तान इस मैसेज के जरिए क्या भारत पर तो थोड़ी दबाव बना पाएगा? पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना। उनके साथ आज की डेट में उनका मित्र कौन है? उनका मित्र आज की डेट में सबसे बड़ा था चीन। और चीन ने भी इस हमले के बाद वर्ल्ड कम्युनिटी के प्रेशर में आके आतंकवाद के खिलाफ अपना सहमति दे दी। उन्होंने भी मान लिया कि आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उससे पाकिस्तान एक तरह से अलग थलग हो रहा है। इकोनॉमिकली जो उनकी कंडीशन है, पाकिस्तान विश्व बैंक के पास जाता है और कहता है कि मुझे पैसे दो ताकि मैं अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों को खाना खिला सकूं। तो हमारे सामने तो वो किसी रूप में है नहीं, मगर इस तरह की गतिविधियां करके वो हमारे राष्ट्र की, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करना चाहता है। हमारे लोगों के जो विचारधारा है उसको करना चाहता है। हमारी जो सेना है और जो हमारे बाकी के व्यक्ति हैं उनको डिमोरलाइज करना चाहता है। उसका जितेंद्र जोशी, बिल्कुल रावत साहब आऊंगा, जितेंद्र जोशी भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जब भी कोई प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है, तो उसके रिएक्शंस भी सामने आते हैं। क्या लगता है आपको, उरी के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पुलवामा के बाद भारत ने आसमान से वार किया है, क्या कोई रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है?
देखिए, कश्मीर का जो मुद्दा है वो उसकी एक हिस्ट्री है और ये एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मुद्दा है जी। भारतीय सेना का या भारतीय डिफेंस सर्विसेज का कोई भी एक्शन इस मुद्दे पर आपको एक टाइम विंडो दे सकता है। ये सोच लेना कि एक सर्जिकल स्ट्राइक से इसका कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, ये गलत है। बट आज जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स करके ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस तरह की जो वो हमारे देश में घुस के कार्रवाई करवाता है ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा और ये एक्सेप्टेड तो नहीं है। आतंकवादियों को पनाह दिया हुए है, आतंकी नर्सरी वहां से चल रही है। ऐसे में जब पाकिस्तान खुद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि वहां पर इस तरीके से आतंकवादी शरण लिए हुए हैं, तो फिर भारत को तो जवाबी कार्रवाई करनी होगी ना। बिल्कुल, मैं भी यही मेंटेन करता हूं कि न सिर्फ ये एक सर्जिकल स्ट्राइक सोची जा रही होगी, बल्कि मैं पूरा यकीन रखता हूं कि इस तरह की काफ़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में प्लानिंग हो रही होगी और आप देखेंगे कि इन नियर फ्यूचर भी ये सर्जिकल स्ट्राइक्स कैरी आउट करी जाएंगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा कि कोई हमारे देश में आए और इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां करके और इनोसेंट लोगों की जान ले। बिल्कुल रावत साहब, जब भी कोई मूवमेंट तैयार होता है, जब भी कोई प्लानिंग तैयार होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें बहुत सीक्रेट होती हैं, खुफिया चीज़ें होती हैं, इंटेलिजेंस चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पुलवामा के अटैक के बाद से गवर्नमेंट का जो मोड था वो एग्रेशन बेस्ड था, पब्लिक का जो मोड था वो भी एग्रेशन बेस्ड था। लेकिन इन 10 से 12 दिनों के भीतर सेना ने, सरकार ने जो प्लानिंग की उसका एग्जीक्यूशन कल रात को देखने को मिला है। जी, हम देखते हैं कि आम तौर पे जो पब्लिक है, जो मीडिया है, वो हमेशा इस चीज़ को स्पेकुलेट करने की कोशिश करता रहता है, इसको समझने की कोशिश करता रहता है और कई बार हम इसको लेके अभिज्ञ भी रहते हैं कि ये क्यों हमारे को चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। बिल्कुल, मगर सत्य, जैसे कि मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि कोई भी ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल करना है तो उसमें तीनों फैक्टर, टाइम, प्लेस और एक्शन, हम किस समय पे करना चाहते हैं, किस जगह पे करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ये दुश्मन ना जान सके, ना किसी को ये पता चल सके। अगर ये चीज़ सबको व्यक्त कर दी जाए, यानी कि उसमें जो सीक्रेसी है वो लूज कर दी जाए, तो वो ऑपरेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। तो एक सीक्रेसी बना के रखना, उसको एक चार दीवारी के अंदर ही रखना कि जो लोग उससे ज़रूरत के मुताबिक उनसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि अभी कर्नल जोशी कह रहे थे कि हम इसके बाद क्या करना चाहते हैं, ये हमारे लिए एक इकलौता नहीं है कि इसके बाद ख़त्म हो गया। ये कार्रवाई हमने जो करी, इससे खाली हम दिखाना चाहते हैं जैश-ए मोहम्मद या उसके जैसे आतंकी संगठनों को कि आप ये मत समझिए कि आप पाकिस्तान या पीओके में बैठ के सुरक्षित हैं, हम वहाँ पे डीप कैंप में भी आप अटैक कर सकते हैं। और मैं ये नहीं मानता कि इसके बाद, मैं कर्नल जोशी के विचारों से बिल्कुल एकमत हूँ कि ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गया। इसके बाद ये भी हो सकता है कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही है, जो भी उनका किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उसको भी ख़त्म किया जा सके। वो कैसे किया जा सके, कैसे किया जाना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही होगी, इसके ऊपर प्लान बने जा रहे होंगे, इसके ऊपर इंटेलिजेंस गैदर की जा रही होगी और सही समय पे, सही तरीके से, सही जगह पे कार्रवाई करके इस आतंकी जो सोच है उसको खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, उससे एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम बिल्कुल रावत साहब, सोच पर वार करना होगा। जितेंद्र जोशी, ये बताइए, क्योंकि आप तो इस पूरी सिस्टम में एक पार्ट रहे हैं जाहिर तौर पर, जब भी सेना के अधिकारी किसी प्लानिंग को तैयार करते हैं, किसी एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं, किसी चीज़ के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तो क्या लगता है आपको, एक प्रेशर भी होता है? नहीं, देखिए, इस सब की बहुत ट्रेनिंग होती है और थ्रू आउट इंडियन आर्मी
इन सब तरह की जब आपको देश पूरा कह रहा है, देश पूरा आक्रोश में है, पुलवामा में अटैक हुआ, उरी में अटैक हुआ, इन सब के बाद अगर देश पूरा लगातार मीडिया में, लगातार अखबारों में, तमाम जगह पर, और वो सेना के जाबाज जवान जब किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो पूरे देश का एक सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है, क्या उन पर नहीं होता है? इस बात को नहीं मानेंगे आप? नहीं, देखिए, आजकल तो मीडिया बहुत हर चीज को ग्लोरीफाई भी कर देती है और बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी पुटअप कर देती है, लेकिन हमको इसको एज अ नेशनल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि इस जो कार्रवाई जो देखिए, जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसकी क्या गंभीरता है, और वो उसको एसेस करना पड़ेगा, और उसको एसेस करने के बाद ही ये एक्शन लिया गया। ठीक है, ये एक मैसेज देना निहायत जरूरी हो गया है हमारे पड़ोसी देश को कि इस तरह की जो बिल्कुल अवैध कार्रवाई जो उसने करी, जो घिनौनी कार्रवाई उसने कश्मीर में करी, इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर्वसम्मति इस बात की थी। तो ये पाया गया और ये डिसीजन लिया गया होगा कि भाई इसका एक मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि क्योंकि मैं इस सेना का एक अभिन्न अंग रहा हूँ काफ़ी टाइम के लिए, तो मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि जो डिसीजन हुआ होगा, वो जो कार्रवाई आज हुई है, ये उनमें से एक कार्रवाई है। इस रावत साहब, हाँ बिल्कुल जोशी, मैं आ रहा हूं आपके पास जोशी जी। रावत साहब, लेजर गाइडेड बम ये फेंके गए, इसके बारे में आप बता पाएंगे क्या? कैसे ये पूरा चीजें होती हैं, कैसे लेजर गाइडेड बम होते हैं, क्या होता है इसमें? देखिए, आमतौर पे जो एयरफोर्स वेपन सिस्टम इस्तेमाल करती है जी, तो वो रिलीज सिस्टम पे होते हैं कि आपने वेपन को हवाई जहाज से छोड़ दिया और वो अपना ग्रेविटी से और जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, अगर आप बेसिक फिजिक्स की टर्म में समझे, उससे अफेक्ट होकर कहीं पे गिरेगा। लेज़र गाइडेड बम जो होते हैं उनमें एक गाइडेंस सिस्टम होता है। अगर उसको एक लेज़र कहीं पे गाइड करती है, फिजिकली अगर कोई लेज़र पिन पॉइंट कर रहा है, तो उस लेज़र को बम का सिस्टम रीड करता है और उसी पिन पॉइंट जगह पे जाके वो करता है। तो इससे आप ये अचीव करते हैं कि प्रिसिशन बॉम्बिंग करते हैं, कि जो आपका स्पेसिफिक टारगेट है, अभी जैसे 1000 किलो का हमने बम गिराया, हो सकता है कि अगर एक आपने घर को उड़ाना है और उसमें 5 किलो बारूद की आवश्यकता है, तो आप 5 किलो का बम गिराएंगे उसके ऊपर। लेज़र गाइडेड बम से ये आप अचीव कर लेंगे कि आप स्पेसिफिक प्रिसिशन टू द पॉइंट टू द राइट क्वांटिटी अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं जब कभी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं? क्योंकि हम जब देखते हैं, चाहे मिराज की बात करें, चाहे बाकी अपने जवानों के जो ऑपरेशंस हैं उनकी बात करें, तो क्या कुछ चीज़ें आती हैं सामने? देखिए, ये तो पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं, क्योंकि जो हमारी कैपेबिलिटी है आज की डेट में अगर आप देखें, तो हम जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस या मिसाइल अटैक सिस्टम है, हमारी कंट्री का इतना डेवलप हो चुका है कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक बना ली हैं। तो मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, एयरफोर्स को यूज़ किया जा सकता है, आर्मी को यूज़ किया जा सकता है, स्पेशल ट्रूप्स को यूज़ किया जा सकता है, इंट ऑपरेटिव्स को यूज़ किया जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं। ये आइसोलेशन में या फिर 2 या 3 अलग अलग गतिविधियों को इकट्ठे मिला के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ किस टाइप की कंडीशन है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है और क्या हमें रिजल्ट चाहिए, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। जितेंद्र जोशी, आपको क्या लगता है, जब भारत सरकार इस बात को लगातार कह रही थी पुलवामा के अटैक के बाद कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, देश के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे, और पाकिस्तान में घुस करके जो मैसेज दिया है यहां पर, क्या पाकिस्तान को अब सुधर नहीं जाना चाहिए? क्या पाकिस्तान को अब अपने यहां जो आतंक के अड्डे चल रहे हैं उनको पूरी तरह से खत्म नहीं कर देना चाहिए? पाकिस्तान को अब सुधर जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रहा था कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है, ये इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ही निकल सकता है जी। फौज एक ऐसा आपको एनवायरनमेंट दे सकती है जिसमें कि आप उस पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बातचीत कर सको और उसका एक सॉल्यूशन निकाल सको, वेदर बाय सर्जिकल स्ट्राइक्स और बाय मैनी सर्जिकल स्ट्राइक्स और बाय अ फुल स्केल वॉर इफ इट मे एस्केलेट टू दैट। बट अल्टीमेट एम जो डिफेंस फोर्सेस का होता है वो यही होता है कि ऐसा एक आपको माहौल क्रिएट करके दे दें जिसके बाद कि आप
और जो देश, जो विदेश, आपका जो अपोनेंट देश है, वो एक टेबल पर आ सकें और बातचीत कर सकें। तो क्या लगता है आपको, भारत सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को प्लान किया, अब भारत आगे भी इस तरह के ऑपरेशंस को करता रहेगा पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए? मुझे तो यही लगता है कि ऐसा करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। क्या लगता है रावत साहब, इस तरह के ऑपरेशंस में आपको लगता है कि अब भारत का यह सिलसिला जारी रहेगा? रावत साहब, लगता है आपको यह सिलसिला जारी रहेगा इस तरह से स्ट्राइक करने का भारत की ओर से? जी देखिए, जब एक बच्चा बिगड़ जाता है तो उसके माँ बाप या उसके टीचर पहले उसको समझाते हैं, फिर उसको डराते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत डर का प्रयोग उसके ऊपर फोर्स का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरीके से पाकिस्तान एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, और हम यहाँ पे एक बड़े भाई के रूप में हैं, जिसमें कि पहले हमने उससे समझाने की कोशिश करी, हमने उससे बातचीत करी, फिर उसको डराने की कोशिश करी। अब अगर वो इन दोनों चीज़ों से नहीं समझ पा रहा है, तो अब हम उसको फोर्स के साथ समझाना चाहते हैं कि हमारी काबिलियत क्या क्या है। उनके यहाँ जो आतंकी संगठन है और जो सोच के ये बैठे हैं कि पीओके में बैठ के वो निश्चिंत हैं, वो सेफ हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, उनके अंदर एक भय पैदा करना है। उनके अंदर ये 10 बार सोचना है कि मैं अगर ये झूठी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूं तो मुझे इसमें खाली एक चीज़ मिलेगी, वो है मौत, और वो भारत की सेना या भारत एक राष्ट्र मिलकर कर सकता है। बिल्कुल, और बड़ी बात आपने कही रहेंगे जब तक जितेंद्र जोशी, हम आपके पास आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना है, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ी खबर है, पीओके में जिस तरीके से भारत ने बड़ा एक्शन लिया है, पूरा देश आज इसकी तारीफ कर रहा है, बधाई दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान में घुस करके भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब पाकिस्तान को